गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? देखिए गाइस, बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार आपकी नाक का बहना, इसी को ही एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। देखिए, कई पेशेंट में तो ऐसा होता है कि ये एक सीजन के अंदर आपको परेशान करता है। कई लोगों में ऐसा होता है कि सर्दी का सीजन स्टार्ट हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो गई। कई लोगों को होता है कि गर्मी का सीजन स्टार्ट हुआ तो आपको ये दिक्कत हो गई। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको साल के 12 महीने ये वाली प्रॉब्लम रहती ही रहती है। परमानेंट उनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए, एलर्जी जो होती है वो किसी भी वजह से आपको हो सकती है। मान लीजिए आपको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, आपको हो सकता है किसी मक्खी से एलर्जी हो, आपको मच्छर से एलर्जी हो, किसी भी स्मेल से या किसी भी फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी हो सकती है, किसी भी घास से आपको एलर्जी हो सकती है, कोई खाने से या फिर खाने के अंदर कोई आपको जैसे कोई भी मसाला डला हुआ है तो उससे एलर्जी हो सकती है, किसी स्मोक से, किसी बीड़ी से, सिगरेट से, किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है। तो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इसके मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये अफेक्ट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। अब इन्हीं चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। यहां पे मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा एक डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से आपको ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है परेशान करता है। मान लीजिए ये जो हमारा एक पेन है, इसका जो कैप है, ये हमारा एक एलर्जन है। मान लेते हैं हम इसे कि ये एक एलर्जन है। अगर इस एलर्जन को मैं अपनी नाक के पास में लेकर आता हूं तो क्या होगा? देखिए, अगर इस एलर्जन को मैं अपनी नाक के पास लेकर आता हूं तो हमारी नाक के अंदर एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम का काम क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस का सिक्रेशन करना। अब जब ये हमारी नाक के पास एलर्जन, कोई भी एलर्जन आता है जिससे हमें कोई भी एलर्जी है, तो उससे एपिथेलियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, सिक्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हमारी नाक बहनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको जुकाम आ सकता है। लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि जो एपिथेलियम होता है हमारी नाक के अंदर, उसके अंदर भी हमारे मास्ट सेल होते हैं। ये मास्ट सेल को अगर मैं आपको क्लियर करता हूं, मान लीजिए सब कुछ बताता हूं मास्ट सेल के बारे में, तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इतना ज्यादा ना तो टाइम आपके पास है ना ही मेरे पास है, तो वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। मैं इसे एक छोटा रूप देता हूं। देखिए, एपिथेलियम है जो हमारी नाक के अंदर है। अब जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम के अंदर मास्ट सेल है। मास्ट सेल के एक छोटा सा परिवार होता है। वो परिवार जब भी आपको एलर्जी होगी तो वो परिवार इकट्ठा होकर काम करने लग जाता है। जब वो काम करेगा तो क्या होगा? एपिथेलियम से म्यूकस का सिक्रेशन होगा, मतलब आपकी नाक बहना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी नाक या तो बहुत ही ज्यादा बहने लगेगी या फिर आपकी नाक के अंदर ब्लॉकेज होने लगेगी। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने में इतना कम समय लगता है और इतनी ज्यादा जल्दी होने लग जाती है कि आपको पता नहीं चलता। तो देखिए गाइस, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है जब ये सिक्रेशन होता है म्यूकस का। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही नॉर्मल सी दिक्कत होती है, कोई भी एंटीबॉडी या फिर एंटीबायोटिक खाने के बाद में वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा, अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, ये किस वजह से होने लग जाता है। देखिए, मान लीजिए आपको सिक्रेशन हो रहा है, आपकी नाक के अंदर सिक्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उस सिक्रेशन की वजह से क्या होगा? हो सकता है आपकी नाक भी बहने लग जाए, साथ ही साथ ये सिक्रेशन इतना ज्यादा हो कि आपके गले के पीछे से आने लग जाए और आपके गले में रिसाव करने लग जाए। तो आपके गले के अंदर भी भारीपन महसूस होने लगेगा, आपका गला इरिटेट होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, साथ में खांसी की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? अगर यही सिक्रेशन का लेवल थोड़े से कुछ ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि हमारी जो नाक होती है, नाक के साथ में एक डक्ट होता है। डक्ट का मतलब मैं आपको यहां पे बताता हूं हिंदी में। एक मान लीजिए पतली सी नाली होती है जो हमारी नाक से शुरू होती है और हमारी नाक से शुरू होकर हमारी आंख तक आती है। नाक से शुरू होकर आंख तक आती है, इसका मतलब कि जब सिक्रेशन होगा, जब रिसाव होगा म्यूकस का, तो वो हमारी नाक से शुरू होकर हमारी आंख के अंदर तक जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी आंख में इरिटेशन हो सकती है, आपकी आंख के अंदर पानी आ सकता है, आपकी आंख लाल भी हो सकती है, बार बार खारिश की समस्याएं आ सकती है। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि अगर मान लीजिए यही सिक्रेशन लेवल इसी तरीके से बढ़ता है तो कई बार क्या होता है, आपके कान के अंदर भी भारीपन आने लग जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कान में सुनाई भी कम देने लग रहा है और भारीपन भी आ रहा है, हल्का हल्का पेन भी आपको होने लगेगा। ये था तीसरा। चौथे लेवल के अंदर चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको हेडेक भी होने लगा है, आपके सर में दर्द होने लगा है, आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करोगे लेकिन थकान महसूस होगी आपको।
जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि अस्थमा के लेवल पर भी आप पहुंच जाएं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको होने लग जाते हैं जब सिक्रेशन का जो लेवल है, जब म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन्हीं सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि आप इनको दूर कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले दूर करने के जो तरीके हैं उनमें आपका आता है, आपको डिटेक्ट करना होगा कि आपको किस किस चीज से दिक्कत है। सबसे पहले आपकी आती है क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर क्या होता है गाइस कि आपको सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। उस ब्लड टेस्ट के अंदर आपको यह पता चलेगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है। मान लीजिए आपको स्मोक से एलर्जी है, आपको किसी खाने से एलर्जी है, आपको किसी फ्लावर से एलर्जी है, किसी भी फ्रूट से एलर्जी है, इन सब चीजों से, किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी है, कोई पेन किलर से एलर्जी है, ये सभी चीजें आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, जो आप टेस्ट कराएंगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। दूसरे टेस्ट के अंदर आप करवा सकते हैं आपका सीबीसी का टेस्ट। सीबीसी के टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो सिनोफिल लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। जब भी सिनोफिल लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब आपको किसी ना किसी चीज से एलर्जी है। उसके बाद में आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपको किस चीज की एलर्जी है, जो मैंने आपको पहला स्टेप अभी बताया है। तीसरे स्टेप के अंदर आते हैं तो तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए, आईजी एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर अगर आपको प्रॉब्लम कोई भी आती है, मान लीजिए आपको कोई भी छींक आ रही है, बार बार आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आईजी एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे। अगर आपका आईजी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको किसी चीज से एलर्जी है। फिर आपको वही मेरे पहले स्टेप पर जाना पड़ेगा, आपको फिर से अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको किस चीज से, या फिर किस स्मेल से, या फिर किस एंटीबॉडी, या फिर किसी एंटीबायोटिक, या फिर किसी टैबलेट से एलर्जी है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी ये सिक्रेशन का लेवल होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सिक्रेशन का लेवल आपको जो सिग्नल होते हैं हमारे ब्रेन के, उनको इरिटेट करता है। इरिटेट करेगा तो कभी भी आपको छींक आ सकती है, कभी भी आपका जी खराब हो सकता है, आपका गला रुक सकता है, ये वाली सिम्टम्स आपको होने लगेंगे। एक चीज यहां पे और बताना चाहूंगा कि आप देखिए, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, उस प्रॉपर टेस्ट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली अपना टेस्ट करवाना है। टेस्ट में क्या होता है कि 100% टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। कोई भी टेस्ट 100% ठीक नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डॉक्टर है, सिर्फ उसको एक क्लू मिल जाता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के पर्टिकुलरली आप इलाज है, जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है। उस ट्रीटमेंट के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। हो सकता है ट्रीटमेंट कुछ टाइम का हो, तो वो ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारे इस टॉपिक के मेन पार्ट के ऊपर। वो मेन पार्ट क्या है कि आपको मेडिकेशन कौन सी यूज करनी चाहिए, या फिर प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी भी चीज से, किसी भी एलर्जन से कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, आपको खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट करवा के कि हमें इस चीज से अगर दिक्कत है तो इसे हमें अपने से दूर रखना पड़ेगा। वो चीज कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आप किसी जगह पे काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, और उस ऑफिस में रेगुलरली एक ऐसी चीज है जो उस ऑफिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस ऑफिस के लिए इंपॉर्टेंट तो है और आपके लिए वो एलर्जन है, मतलब आपको उस चीज से एलर्जी है। तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि आपको अपना ऑफिस चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्लेस से, जहां आप रहते हैं, वहां पर कोई ऐसी फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई ऐसी फ्रेगनेंस है जिसकी वजह से आपको बार बार दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बार बार छींक आ रही है, बार बार आंखों से पानी आ रहा है, बार बार आंखों में रेडनेस आ रही है, तो आपको वो प्लेस भी हो सकता है वहां से छोड़ना पड़े। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ अब मेडिसिन बताने वाला हूं, उनको थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहली मेडिसिन होती है आपकी लीवोसिट्राजिन। आप ये ले सकते हो, कुछ टाइम के लिए आपको ये रिलीफ दे देगी, हो सकता है परमानेंट भी आपको रिलीफ मिल जाए। दूसरी टैबलेट होती है बेटनीसोल, यूज करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं होती है। तीसरी टैबलेट होती है फेक्सोफेनेडाइन 500 mg 250 mg। आप ये टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। इन टैबलेट्स के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी आपकी प्रॉब्लम के अंदर। आगे चलते हैं तो आप नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट नेजल स्प्रे होता है वो होता है ओट्रीवाइन का नेजल स्प्रे। ओट्रीवाइन नेजल स्प्रे देखिए, काफी लंबे समय तक अगर आप यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो आप मैक्सिमम 1 महीना इसे यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप किसी स्टेरॉइड की टैबलेट्स के ऊपर जा सकते हैं, स्टेरॉइड लेवल पर भी जा सकते हैं। स्टेरॉइड लेवल देखिए काफी ज्यादा हार्मफुल भी होता है अगर उसे लंबे टाइम के लिए लिया जाए। तो कोई भी स्टेरॉइड अगर आप लेते हैं तो अपनी डॉक्टर की देख रेख में लीजिए। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है गाइस, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए कि आप मुझे प्लीज रिपोर्ट्स मत सेंड कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स देखने का टाइम मेरे पास नहीं होता, सारा दिन मैं भी बिजी होता हूं, मैं टाइम निकालता हूं वीडियो बनाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो प्लीज इतना ध्यान रखिए, जब भी आप कॉल करें या मैसेज करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक करें, इससे ना तो पहले करें ना ही इसके बाद में करें। आपकी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी सॉल्व आउट की जाएंगी। बाकी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे नाइट में कॉल मत कीजिए, क्योंकि नाइट में कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन पिक नहीं कर पाता हूं, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी। बाकी कुछ भी पूछना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।